अब देखिए, सपोज कीजिए x ऑफ n जो कि इस फॉर्मूले से डिफाइंड है, यहां से प्रोवाइड किया जाता है। तो जो आउटपुट होगा y ऑफ n, उसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x ऑफ n। अगर हम इसको एक्सपांड करें तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिग्मा k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, x ऑफ k इज ए मल्टीप्लायर, डेल्टा n माइनस k इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नल्स, प्रोवाइड कर दिया हमने। दिस मस्ट बी इक्वल टू, क्योंकि आपका सिस्टम प्रिंसिपल ऑफ एडिटिविटी को फॉलो करता है, तो ये t सिग्मा के अंदर चला जाएगा। यानी आप सारे सिग्नल्स को ऐड करके रिस्पांस निकालो या सारे सिग्नल्स का अलग अलग रिस्पांस निकाल कर ऐड करो, एडिटिविटी की प्रॉपर्टी के कारण दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये t सिग्मा के अंदर ले जा सकते हैं, लिखेंगे कॉपी में, बिकॉज ऑफ द एडिटिविटी प्रॉपर्टी। k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, t गोज इनसाइड, अंदर बचा x ऑफ k डेल्टा n माइनस k। This happened because of the linearity and that too because of additivity. Additivity के कारण हम ऐसा कर पाए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्योंकि सिस्टम लीनियर है, होमोजीनियस है, यानी स्केलिंग की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो ये एक मल्टीप्लायर है, जैसे ए बी सी होता है, लाइक दैट। तो ये टी इसको भी क्रॉस करके अंदर चला जाएगा। k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, x ऑफ k कॉमन निकल जाएगा बिकॉज ऑफ होमोजीनियस प्रॉपर्टी, t goes inside, डेल्टा n माइनस k। अभी तक हमने जो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करा है वो एडिटिविटी और स्केलिंग का करा है, यानी दिस इज बिकॉज ऑफ द लीनियरिटी हैबिट। हमारे सिस्टम की जो हैबिट है लीनियरिटी वाली, उसके कारण हो रहा है। अब याद कीजिए कि h ऑफ n is equal to transformation of the signal when delta n is applied. This is a very famous notation. और क्योंकि सिस्टम हमारा टाइम इनवेरिएंट है, तो अगर हम इनपुट में डिले करा दें n माइनस k का, तो आउटपुट में भी डिले हो जाना चाहिए n माइनस k का। If that is true, this t delta n minus k can be replaced by h of n minus k. Thereby in the last I get y of n equal to sigma k equal to minus infinity to infinity x of k h of n minus k. Now this is really a landmark. ये एक बड़ा माइलस्टोन है जो हमने अचीव किया है। इस फॉर्मूले को हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। मैं इस फॉर्मूले को आपके सामने फिर से लिखता हूँ, आप देख लीजिए मैंने इसको किस तरह से डिराइव किया है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा, आई रिपीट फॉर योर कन्वीनियंस, कि अगर कोई लीनियर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम है जिसका इम्पल्स रिस्पांस h ऑफ n हमें पता है, और अगर हम x ऑफ n प्रोवाइड करें
y ऑफ n की प्राप्ति के लिए, तो y ऑफ n को हम एक अल्गोरिथम के जरिए सिग्मा k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ k h ऑफ n माइनस k के माध्यम से मैथमेटिकली कंप्यूट कर सकते हैं। और अगर हम इसका प्रोग्राम लिखना चाहें तो हम इसकी प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको याद आएगा, इससे मिलता जुलता फॉर्मूला हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग में पढ़ चुके हैं। इफ यू रिमेंबर, वहां पर हमने पढ़ा था y ऑफ t इक्वल टू इंटीग्रेशन टाउ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ टाउ h ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। वहां पर हम ये फॉर्मूला पढ़ते थे फिल्टर डिजाइन में, एनालॉग कम्युनिकेशन में या कंटिन्यूस सिग्नल प्रोसेसिंग। इस फॉर्मूले को आप लोग बड़े प्यार से कन्वॉल्यूशन कहते थे। So convolution is a very special mathematical operation. ये बहुत बहुत विशेष खास मैथमेटिकल ऑपरेशन, लेकिन ये लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की एक स्पेशलिटी है, एक विशेषता है। अगर सिस्टम लीनियर नहीं होता, टाइम इनवेरिएंट नहीं होता, तो हम इस कंक्लूजन पर या इस निष्कर्ष पर कभी भी नहीं पहुंच सकते थे। तो डीएसपी में जो हमारा कन्वॉल्यूशन है वो इस बॉक्स में लिखा है। y of n equal to sigma k is a local counter variable minus infinity to infinity x of k h of n minus k. n is time in DSP. अगर आप प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में बात करें तो k लोकल वेरिएबल है, n हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि उसका जो इफेक्ट है वो इस फॉर्मूले के बाहर भी, इस सब रूटीन के बाहर भी रिफ्लेक्ट होगा। इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट टाइम कन्वॉल्यूशन। याद रखिए, आने वाले जमाने में इसके हमें और भी कलर्स देखने को मिलेंगे। डिस्क्रीट टाइम कन्वॉल्यूशन विल बी सीन इन डिफरेंट वेज, इन डिफरेंट फॉर्मेट्स इन द कमिंग डेज, बट यू हैव टू बी अवेयर। आपको बहुत सावधानी बरतना है उसको याद रखने के लिए। तो y ऑफ n इक्वल टू सिग्मा k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ k h ऑफ n माइनस k नाम की एक चीज हमने जनरेट कर दी। इससे पता चला कि इम्पल्स रिस्पांस पता चल जाए तो हम किसी भी आउटपुट को प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इनपुट इज गिवन। इसका जो नोटेशन है वो ये है, y ऑफ n इक्वल टू x ऑफ n कन्वॉल्विंग विथ h ऑफ n। अब बिफोर वी प्रोसीड, आपको एक चीज दिखाते हैं। याद कीजिए, मैथमेटिक्स में कुछ प्रॉपर्टीज आपने स्टडी करी, लाइक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड सो ऑन। तो देखते हैं कि जो कन्वॉल्यूशन का ऑपरेशन है वो कॉम्यूटेटिव क्रमबद्धता के सिद्धांत का पालन करता है या नहीं करता है। जैसे कि आप पढ़ते थे 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज एज गुड एज 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो मैथ्स में कभी कभी क्रम इंपॉर्टेंट होता है और कभी कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो देखते हैं कन्वॉल्यूशन में क्रमबद्धता का सिद्धांत कार्य करता है या नहीं करता है। कैसे चेक करेंगे? छोटा सा काम करेंगे, फिर से फॉर्मूला लिखेंगे। y ऑफ n
इक्वल टू सिग्मा k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ k h ऑफ n माइनस let n minus k be replaced by a new variable m. m भी इंटीजर को बिलोंग करता है. अगर ऐसा करेंगे तो जहां जहां पर k आ रहा है वहां वहां पर n माइनस m की वैल्यू आ जाएगी. और अगर k की लिमिट इंफिनिटी से शुरू होती है माइनस इंफिनिटी से तो m की लिमिट भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होगी. ऑफ कोर्स ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा. अगर ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तो वो प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी हो जाएगा. पर एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप पहले किसको लेते हैं बाद में किसको लेते हैं. तो मैं ऑर्डर फिर से लिख दूंगा y ऑफ n इक्वल टू सिग्मा m इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी k के स्थान पर लिख देंगे x ऑफ n माइनस m h ऑफ m. इसको फिर से लिख देंगे h ऑफ m को पहले ले लिया x ऑफ n minus m को बाद में ले लिया. And as usual, I'll again say that m is a dummy variable. So how does it matter कि हम उसको m बोलने के बजाय k बोलने लग जाए या I बोलने लग जाए या j बोलने लग जाए, उससे फर्क तो कोई नहीं पड़ता है. If that is true, y of n can again be written as sigma k equal to minus infinity to infinity h of k x of n minus. Hence proved that कि अगर x और h का रोल इंटरचेंज कर दिया जाए, स्वैप कर दिया जाए, तो कन्वॉल्यूशन के रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यानी वी कैन राइट विथ अथॉरिटी दैट दिस इज एज गुड एज h ऑफ n कन्वॉल्विंग विथ x ऑफ n. तो LTIV सिस्टम में आप इनपुट और इम्पल्स रिस्पॉन्स का रोल इंटरचेंज कर दें तो आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट फिर से वही मिल जाता है. एंड दिस इज अ ग्रेट प्रॉपर्टी. ये एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट, अब आप एक चीज देखिए कि अगर कोई LTIV सिस्टम है तो क्या हम उसकी स्टेबिलिटी का कोई कंफर्मेटरी टेस्ट दे सकते हैं? दैट्स अ क्वेश्चन. कंफर्मेटरी टेस्ट किसका? स्टेबिलिटी का. लिखिए अपनी कॉपी में कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ LTIV सिस्टम्स. लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की स्टेबिलिटी का फुल प्रूफ मेथड. नेवर फॉरगेट, stability is always checked via Bibo criteria. यानी x of n का एम्पलीट्यूड bx से छोटा या एट द मोस्ट बराबर होगा अपर लिमिट में, और वो इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए. जब ऐसा हो तो y of n by से छोटा या बराबर हो सकता है और by इन्फिनिटी नहीं हो सकता. bx and by they belongs to set of real numbers and that too positive.
क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, LTIV सिस्टम की जो सबसे बड़ी डेफिनेशन है वो हमें मिल गई है। आउटपुट और इनपुट का रिलेशनशिप y ऑफ n इक्वल टू सिग्मा k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी h ऑफ k x ऑफ n माइनस k से भी डिफाइंड है। अब की बार देखिए हमने सेकंड फॉर्म को यूज किया है। आप सभी जानते हैं कि अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें दोनों तरफ पे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा मॉड ऑफ y ऑफ n इक्वल टू मॉड ऑफ k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी h ऑफ k x ऑफ माइनस। जिन लोगों ने मॉड्यूलस पढ़ा है कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा में, या मैग्नीट्यूड निकालना जिन लोगों को आता है, वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि अगर y ऑफ n की वैल्यू इसके बराबर एंड लेट अस से ये जो वैल्यू है इसको मैं कंपेयर करूं सिग्मा k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी मॉड ऑफ h ऑफ k x ऑफ n माइनस k के प्रोडक्ट के साथ। कोई मुझे बता सकता है कि अगर मैं इसको नाम दे दूं, सपोज समझाने के लिए, नाम भी काहे को दें, ये y ऑफ n है ही सही, और इसको मैं नाम दे दूं सपोज by, सपोज कीजिए। मैं चार चीजें लिखता हूं, आप बताइएगा इसमें से क्या सही है। मोर देन वन आंसर कैन बी करेक्ट और मे नॉट बी। पहला, इफ आई कंपेयर दिस विद दिस, नंबर वन, कैन आई से दैट mod of y of n from above relation is equal to by from the lower relation. Second, mod of y of n is greater than by. बंद कीजिए माइक। थर्ड, mod of y of n is less than by. Fourth, mod of y of n is less than or equal to by. बताइए इसमें चारों में से कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है आपके हिसाब से? बेटा आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। थर्ड या फिर फोर्थ? फोर्थ, ओके। ना, फोर्थ। नाम बताएंगे अपना, जो जो लोग फोर्थ बोल रहे हैं पहले वो नाम बताएं अपना। अच्छा, फोर्थ। प्रथा, आयुष, ठीक है ठीक है ठीक है, राज, ठीक ठीक है, चलिए ठीक है। अब सुनिए मेरी बात। इन चारों में जो करेक्ट आंसर है वो एक है, सारे करेक्ट नहीं है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज फोर्थ वन, ये करेक्ट आंसर है। तो जो y ऑफ n मैंने ऊपर के फॉर्मूले से निकाला, उसमें मैंने पहले सिग्मा ऑपरेशन अप्लाई करा मल्टीप्लीकेशन के बाद, और फिर मॉड्यूलस निकाला है। तो पॉसिबिलिटी तो है ना, कुछ प्लस माइनस एक दूसरे से कट जाएंगे। और नीचे वाले में पहले मॉड्यूलस निकाला है, मॉड निकाला है, मैग्नीट्यूड निकाला है, फिर ऐड करा है। तो नीचे वाले फॉर्मूले में कटने के चांस है ही नहीं किसी के, क्योंकि सारी पॉजिटिव वैल्यूज ऐड होंगी। तो by की वैल्यू y ऑफ n के बड़े होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हाँ, ये हो सकता है कि वो बराबर हो जाए एट द मोस्ट, लेकिन y ऑफ n कैन नेवर बी ग्रेटर देन by, ये तो पक्की बात है। सो द करेक्ट आंसर इज फोर्थ, that y of n, mod of y of n can be less than or at the most equal to by
but it can never be greater than by। अगर आपको ये एग्रीड हो गया तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो फॉर्मूला है नीचे वाला, दिस वन, तो by की वैल्यू जो है सिग्मा k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, मॉड को मैंने अंदर भेज दिया, मॉड ऑफ h ऑफ k मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ x माइनस k। क्योंकि मैथ्स का बड़ा फेमस प्रिंसिपल है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके टोटल का मॉड लो या मॉड लेके मल्टीप्लाई करो, एक ही बात होती है ना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके ओवरऑल मॉड निकाला या दोनों का मॉड निकाल के मल्टीप्लाई करा, आंसर सेम आएगा। ये बड़ा फेमस प्रिंसिपल है ना। तो अब मेरे पास आ गया by की वैल्यू आ गई सिग्मा k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी h ऑफ k x ऑफ n माइनस k। ये जो वैल्यू है इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं हमेशा के लिए चूज कर लूं तो वो bx है, क्योंकि x ऑफ n कभी भी bx को डिफीट नहीं करेगा, बीट नहीं करेगा, इट्स द सीलिंग वैल्यू। तो मैं वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन अगर ले लूं और x ऑफ n माइनस के को फॉर एवर bx मान लूं तो इससे वर्स्ट सिचुएशन नहीं हो सकती। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, मान लीजिए हमारी क्लासरूम या हमारे रूम की जो दरवाजे की हाइट है वो 7 फीट है, और हम हमारे सारे स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि कोई भी झुककर एंटर नहीं होगा, स्ट्रेट एंटर होना है। तो अगर इस क्लास में हमारी क्लास का सबसे टॉल लड़का बिना झुके एंटर हो जाता है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि सभी एंटर हो जाएंगे आसानी से। तो मैंने क्या किया, x ऑफ n के n माइनस के की जो टॉलेस्ट वैल्यू है वो इसकी कांस्टेंट मान ली, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि बाकी सारी वैल्यू तो इससे छोटी आने वाली वैसे भी, और अगर मैं bx को लेकर सफल हो गया तो ये सफलता की गारंटी है। तो by की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी मॉड ऑफ h ऑफ k bx। अब जिसको मैथ्स आता है वो मेरी बात से एग्री करेगा कि अगर मैं चाहता हूं कि by शुड नॉट बी इंफिनिटी तो ये कब पॉसिबल है। bx तो वैसे भी इंफिनिटी नहीं है क्योंकि हम वो पहले ही एग्री कर चुके हैं, तो ये इंफिनिटी नहीं होना चाहिए। तो लास्ट में हमें ये पता चल गया दैट इफ सिग्मा k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी मॉड ऑफ h ऑफ k का समेशन अगर लेस देन इंफिनिटी होगा देन by will be less than infinity, then mod of y of n will be less than infinity, then for bounded input I will surely get bounded output। Hence proved, सिद्ध हो गया, क्या सिद्ध हो गया, that that necessary and sufficient, आवश्यक एवं पर्याप्त condition for any LTIV system to be stable is sigma, चाहे तो k से लिखो चाहे तो n से लिखो एक ही बात है, n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी मॉड ऑफ h ऑफ n लेस देन इंफिनिटी होना चाहिए। हैंस प्रूव्ड। इस कंडीशन को ज्ञानी लोग कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट समेबिलिटी कहते हैं, यानी इम्पल्स रिस्पॉन्स के समस्त सारे के सारे सैंपल्स को मॉड लेने के बाद ऐड करने से, एक्यूमुलेट करने से अगर इंफिनिटी नहीं आता then this is a guarantee that this LTIV system is stable। आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, ये नेसेसरी और सफिशिएंट
कंडीशन। इसको आप अच्छे से जरूर 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 प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ये आपके पिछले एग्जाम्स में भी पूछे जा चुके हैं कि आप इसको प्रूव कीजिए, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। अब आप लोग एक काम करेंगे, सभी लोग एक असाइनमेंट हम दे रहे हैं आपको, राइट डाउन एन असाइनमेंट। लेट x of n is given by 5 4 3 2 1 minus 2, and it starts from here. Let h of n is given by 1 0 1 0 1 0 1, and it also starts from here. You have to find x of n convolution with h of n, और मुझे y of n की वैल्यू आपको निकाल कर देना है, ऐसे ही ब्रैकेट में डाल के, कहाँ से शुरू होगा कहाँ खत्म होगा, और ऑल्सो मुझे इसके ग्राफ्स भी बना के देंगे आप। ग्राफ्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड, बार ग्राफ जो हम बनाते हैं ना, लॉलीपॉप डायग्राम, लाइक दैट इज ऑल्सो नीडेड, वो भी आप बनाएंगे। ये आपका असाइनमेंट। ये कर लेने के बाद एक असाइनमेंट हम आपको और दे रहे हैं, सेकंड असाइनमेंट। दिस इज फर्स्ट असाइनमेंट, नाउ सेकंड असाइनमेंट। लेट h of n equal to u of n, sorry, minus u of n minus capital N, where capital N belongs to positive integer greater than 1, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, और लेस देन इंफिनिटी, इंफिनिटी नहीं होगा, कोई फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर होगा, कौन, कैपिटल एन। करना क्या है, इसको कन्वॉल्यूशन कराना है x ऑफ n के साथ, और x ऑफ n की वैल्यू है a टू द पावर n u ऑफ, इन दोनों का कन्वॉल्यूशन करके y ऑफ n की वैल्यू कंप्यूट करना है। दिस इज एन असाइनमेंट। दो असाइनमेंट दिए आज आपको हमने। जो लोग टेबुलर फॉर्म में करते हैं कन्वॉल्यूशन, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। टेबुलर फॉर्म में मत कीजिएगा, ग्राफिकली करिएगा, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, और चाहो तो उसके बाद टेबुलर फॉर्म में उसको वेरीफाई करके देख लेना, वो चलेगा, बट यू हैव टू डू इट यूजिंग graphical method and analytical method, that is allowed. अब आप टॉपिक 2.4 घर पे पढ़ेंगे। 2.4 has to be studied on your own. 2.4 पढ़ेंगे सभी लोग। ये तो असाइनमेंट हो गया आपका। अब हम लेते हैं इसके आगे का टॉपिक। अब एक नया कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं आपके सामने, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट ये पढ़ने जा रहे हैं। याद कीजिए, आपने 11th क्लास में, 12th क्लास में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में
एक खास चीज पढ़ी है। यू हैव ऑलवेज स्टडीड फिजिकल सिस्टम्स। ये फिजिकल सिस्टम मैकेनिकल सिस्टम हो सकते हैं जिसमें मास, स्प्रिंग, डैम्पर्स होते हैं। इट कैन बी ए थर्मोडायनेमिकल सिस्टम जिसमें थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कैपेसिटी एटसेट्रा हो सकती है। आपने हाइड्रोलिक सिस्टम्स पढ़े हैं जिसमें आपने पॉइसोलीज इक्वेशन पढ़ी है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह पढ़ा है। फिर आपने सबसे बढ़कर इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स पढ़े हैं जिसमें रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस से रिलेटेड आपने इक्वेशंस बनाई हैं और पढ़ी हैं। अगर आपने कभी गौर करा होगा तो इन सारी इक्वेशंस को या फिजिकल सिस्टम्स को गवर्न करने के लिए आपने हमेशा कोई ना कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है। यू हैव ऑलवेज मेड some differential equation in the dynamics of any physical system, चाहे वो मास, स्प्रिंग और डैम्पर हो, चाहे वो रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टर हो। हर जगह पर चाहे आप किरचॉफ का लॉ लगाएं, चाहे आप न्यूटन के लॉज लगाएं, चाहे आप थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ लगाएं, हर जगह पर आप कहीं ना कोई इक्वेशन बनाते हैं जिसमें एक स्टिमुलस होता है और कोई ना कोई रिस्पॉन्स होता है। मैं आपको याद दिला दूं, डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने मैथमेटिक्स में ऐसे डिफाइन किया है। फॉर एग्जांपल, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, सपोज a0 a1 dy बाई डी टी प्लस वाई ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी। इस फॉर्मेट में आप हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते आए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? इट्स ए रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट वेरिएबल एंड आउटपुट वेरिएबल इन टाइम डोमेन। समय के साथ साथ आउटपुट और इनपुट के बीच में जो भी संबंध होता है उसको स्थापित करने वाली जो इक्वेशन होती है वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि डीएसपी में तो डेरिवेटिव नहीं हो सकता क्योंकि हम कंटिन्यूटी से बाहर आ गए, डिस्क्रीट में चले गए। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर डिफरेंस इक्वेशन होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू विल हैव इन डीएसपी, आपको डीएसपी में ऐसा मिलेगा समझाने के लिए, a0 yn minus 2 a1 yn minus 1 y of n इक्वल टू b0। समझाने के लिए बोल रहा हूँ, डोंट कोई मतलब अभी फिलहाल स्टैंडर्ड नहीं बना रहे हैं, प्लस एक्स ऑफ एन। ये एक डिफरेंस इक्वेशन है। दिस इज कॉल्ड डिफरेंस इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्लोजेस्ट एलाय है, रिलेटिव है डीएसपी में, वो डिफरेंस इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन का ही एक रूप है डिफरेंस इक्वेशन। और मजेदार बात यह है कि जो dy बाई डी टी का रोल होता है वो यहाँ पर yn-1 प्ले कर रहा है, यानी डेरिवेटिव becomes difference or delay in DSP। तो एक बार डिले कराया तो ये समझो कि हमने जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस में डेरिवेटिव करते थे वो वाला इफेक्ट यहाँ पैदा होता है। इसका प्रूफ आप लोग चाहो तो खुद ब खुद भी करके देख सकते हो। अब मैं आपके सामने
एक जनरलाइज फॉर्म ऑफ डिफरेंस इक्वेशन देने जा रहा हूं। जनरलाइज फॉर्म लिखो, जनरल फॉर्म सिग्मा k इक्वल टू 0 टू कैपिटल N a k y n माइनस k इक्वल टू सिग्मा, चाहो तो k ले लो या m ले लो, m इक्वल टू 0 टू कैपिटल M b m x n माइनस m। आप देख सकते हैं LHS और RHS में y की टर्म्स और x की टर्म्स हैं, जिसमें अलग अलग डिलेड टर्म्स हैं, विलंब वाली टर्म्स हैं, और उनके कोएफिशिएंट्स कौन कौन है, a0 a1 a2 a3 डॉट 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 मैक्सिमम a टू द पावर सॉरी a के बॉटम में कैपिटल N, इसी तरह से b0 b1 b2 और b के चरणों में कैपिटल M। ये इसकी लिमिट है। याद कीजिए, है बेटा, नहीं दिख रहा है ये, अब दिख रहा है? लैंडस्केप में करो ना बेटा, बाकी सबको तो दिख रहा है। सबको दिख रहा है, मेरी भी स्क्रीन पे आ रहा है पूरा। हो गया क्लियर? तो ये डिफरेंस इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट है, और खास तौर पर डिफरेंस इक्वेशन भी हम कौन सी वाली पढ़ने जा रहे हैं, हम डिफरेंस इक्वेशन भी एक विशेष वाली पढ़ने जा रहे हैं। इसको कहते हैं लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन, या LCCDE इन शॉर्ट। तो लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन को हमको पढ़ना है। अल्टीमेटली हम इसको पढ़ के क्या साबित करना चाहते हैं? हम कुछ भी साबित नहीं करना चाहते। हम हमारा जो LTIV सिस्टम है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, उसको लिखने के, रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके देख रहे हैं। एक हमने कन्वॉल्यूशन के माध्यम से देखा, अब हम डिफरेंस इक्वेशन के माध्यम से उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। मात्र इतनी सी बात है। अब मैं आपके सामने कुछ लिखता हूं, आप में से सभी लोग मुझे बताएंगे कि क्या आपने इस चीज को कहीं देखा है पहले। आई राइट y ऑफ n माइनस y ऑफ n माइनस 1 इक्वल टू x ऑफ n। इज इट a difference equation? The answer is yes, it's a difference equation, no doubt। आप बोले उससे पहले मैंने ही बोल दिया। It's a difference equation because it establishes a relationship between input variable and output variable in time domain। टाइम के सापेक्ष ये इनपुट, निवेश और निर्गम के बीच में एक रिलेशनशिप हमें दे रही है। बट दैट्स नॉट अ क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि डू यू रिकॉग्नाइज दिस सिस्टम? ये कौन सा सिस्टम है, आपको पहचान हो रही है? क्या है ये? नो no. हाँ, क्या नाम है एक्यूमुलेटर, किसने बोला? प्रखर सिंह, दैट्स करेक्ट। इट्स एन एक्यूमुलेटर सिस्टम। इट्स एन, आप बोलेंगे नहीं नहीं सर, एक्यूमुलेटर सिस्टम तो आपने दूसरा पढ़ाया है, आपने तो ये पढ़ाया था, सिग्मा k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू n x ऑफ k y ऑफ n। पर मेरी निगाह से देखें या किसी ज्ञानी की निगाह से देखें तो ये दोनों एक ही बात को कहने के दो डिफरेंट तरीके हैं। इफ यू डोंट एग्री, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस इंफिनिटी टू n माइनस 1 x ऑफ k प्लस लास्ट वाली टर्म को अलग कर दिया मैंने, यस।
इसको देखे तो ये क्या है, दिस इज यस्टरडेज आउटपुट y of n minus 1, this is present input, this is equal to present output. अब इसको इससे कंपेयर करके देख लो, आपको फौरन दिख जाएगा कि ये एक्यूमुलेटर सिस्टम वाकई में है। Hence proved that accumulator system can be written in these two different ways. अब एक असाइनमेंट हम आपको और दे रहे हैं कि आप एक्यूमुलेटर सिस्टम को कन्वॉल्यूशन के फॉर्मूले से हमें लिख के बताएंगे, कन्वॉल्यूशन के फॉर्मूले से लिख के बताएंगे, जिसमें h की टर्म्स को भी डिफाइन करेंगे और y of n को लिख के बताएंगे। दैट्स योर असाइनमेंट, दैट्स योर असाइनमेंट। चलिए आज थोड़ा सा इतना ज्यादा पढ़ लिया है, तो अब